नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पार्वती गोदरा सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय छत्रगढ़। बीए द्वितीय वर्ष, पेपर प्रथम, मध्यकालीन भारत। सेकंड चैप्टर चल रहा था अपन ने भारत में तुर्की शासन की स्थापना। तो भारत में तुर्की शासन की स्थापना, फोर्थ कालांश। भारत में तुर्की शासन की स्थापना के क्रम में अपन ने मोहम्मद गजनवी गोरी के आक्रमण पढ़े, तुर्कों की सफलता के कारणों का अध्ययन कर रहे थे। तो सफलता के कारणों में अपन ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक कारण इनके बारे में देखा था। तो इनका डिटेल से अध्ययन अपन को करना था। तो इस कालांश में अपन देखते हैं राजनीतिक और सैनिक कारणों का डिटेल से विवरण देखते हैं। तो तुर्कों की सफलता के कारण, प्रथम राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण, पहला राजनीतिक एकता का अभाव। चूँकि 11वीं शताब्दी में 7वीं से 12वीं शताब्दी राजपूत काल, भारत में छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित थे। तो 11वीं शताब्दी के भारत में छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उस समय कोई ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था जो अन्य छोटे छोटे राज्यों को अपने झंडे तले लाकर विदेशी शत्रु का मुकाबला कर सकता। तो इस संदर्भ में इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद का मानना है कि एक राज्य दूसरे से नेतृत्व के लिए लड़ रहा था। तो इनका जो आपस में संघर्ष चल रहा था राजपूतों का, वो नेतृत्व के लिए लड़ रहा था और कोई ऐसी सार्वभौम शक्ति नहीं थी जो एकता के किसी सिद्धांत द्वारा उन्हें संगठित रख सकती। तो इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद का मानना है सभी एक दूसरे के साथ नेतृत्व के लिए लड़ रहे थे, सर्वश्रेष्ठ होने के लिए लड़ रहे थे। तो कोई ऐसा एक राज्य नहीं था, एक छत्र राज्य हिंदुस्तान पर स्थापित नहीं था जो सबको एकता के सूत्र में पिरो सके। वस्तुतः उनमें संगठन का अभाव था। वहीं दूसरी तरफ सीवी वेद के अनुसार राजनीतिक एकता के आदर्श को भूलकर चौहान, राठौड़, चंदेल, चालुक्य वंश के शासकों ने पृथक पृथक युद्ध लड़े और मुसलमानों के हाथों उन्हें पराजित होना पड़ा। अब हालांकि उनमें आपसी एकता का अभाव था, तो आपसी एकता के अभाव के कारण वो आपस में तो संघर्ष थे ही। अब तुर्कों के विरुद्ध जैसे उनको संघर्ष करना पड़ा, तो तुर्कों के विरुद्ध भी वो अकेले खड़े थे, अकेले होकर लड़ रहे थे। समस्त राजपूत राज्य एक छत्र या एक झंडे के तले आकर अगर तुर्कों के विरुद्ध लड़ते तो हो सकता है कि परिणाम कुछ और होते। तो चालुक्यों के साथ अगर संघर्ष हुआ तुर्कों का, गौरी ने आक्रमण किया तो चालुक्य अलग से लड़ रहे थे, बाकी शासक तटस्थ रहे, सोलंकी, चंदेल। तो इस तरह से जिस भी शासक के विरुद्ध आक्रमण हुआ तो वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। तो राजनीतिक एकता का जो अभाव था राजपूत राज्यों में, ईश्वरी प्रसाद और सीवी वेद के मत दिए गए हैं। अब उक्त दोनों मतों का खंडन अवैध बिहारी पांडे ने किया है। उनका मानना है कि जिस प्रकार भारत में अनेक राजपूत राज्य थे जो एक दूसरे से लड़ते थे, शत्रुता रखते थे, उसी प्रकार अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी अनेक तुर्की राज्य थे जो एक दूसरे को नष्ट करने के कार्य में निरंतर लगे रहते थे। तो ये दो राजनीतिक एकता के अभाव में दो मत उभर के आए हैं। एक मत का मानना है कि राजपूत राज्य आपस में एक मत नहीं थे, एकता का अभाव था, जिस कारण तुर्कों के विरुद्ध उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं जो दूसरा मत है, दूसरे मत में ये कहा गया कि केवल राजपूत राजा ही आपस में फूट नहीं था, बल्कि जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया के तुर्की राज्य थे उनमें भी इस तरह का संघर्ष चल रहा था। तो ये खंडन किया है अवध बिहारी पांडे ने। तो उक्त दोनों का विश्लेषण करते हुए हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मुसलमानों में जितनी एकता थी उतनी राजपूतों में नहीं थी और दोनों के मध्य संघर्ष पर इनका न्यूनाधिक प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। तो जितना फूट राजपूतों में था उतना उनमें नहीं माना जाता। उन्होंने आक्रमण भी किए तो सभी शासकों ने वहाँ के नहीं किए, गजनवी गोरी के आक्रमण अपन पढ़ते हैं तो उनके हुए। तो कहीं ना कहीं इस राजपूतों के आपसी फूट का प्रभाव या फिर फूट का जो फ़ायदा था वो तुर्की शासकों को मिला होगा। तो राजनीतिक कारण में, तुर्कों की सफलता के कारण राजनीतिक कारण में पहला हो गया राजपूत शासकों में आपसी एकता का अभाव या राजनीतिक एकता का अभाव। दूसरा, राजपूतों की सामंती प्रथा। अब सामंती प्रथा राजपूत राज्यों में जो सामंती प्रथा प्रचलित थी उनकी पराजय का एक बहुत बड़ा कारण बनी। समस्त राजपूत राजा अपनी सेना के लिए सामंतों पर निर्भर रहते थे और सामंत होते अपनी सेना के अधिकांश सैनिकों को उचित प्रशिक्षण नहीं देते थे। एक बस सेंटर की सेना होती है, एक स्टेट की सेना होती है, तो उनमें प्रशिक्षण का और डिसिप्लिन का, दक्षता का डिफरेंस रहता ही रहता है। तो सामंतों के सैनिकों की जो निष्ठा थी वो राजा के प्रति न होकर अपने सामंत के प्रति होती थी। तो ये भी एक बड़ा कारण था। तो राजा पर जैसे संकट आता तो सामंत अपने स्वार्थ के अनुसार उसकी सहायता करते थे। अब सामंत और राजा के आपसी संबंध कैसे हैं इसके आधार पर भी सेना भेजी जाती या फिर सैनिक उस आधार पर कार्य करते।
अब राजपूतों की जो सामंती व्यवस्था थी तो उसमें बिखराव के तत्व कहीं अधिक थे। वहीं अपन यहाँ पर तुर्कों की एकता व्यवस्था का भी देख सकते हैं। तो तुर्कों की जो एकता व्यवस्था थी एक तरह से केंद्रीकृत थी, संगठित व्यवस्था थी, संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी। और वहीं राजपूतों की जो सामंती व्यवस्था थी उसमें बिखराव के तत्व जो मिलते हैं। तो ये राजपूतों की सामंती प्रथा भी कहीं ना कहीं इनके पराजय का कारण बनी। नेक्स्ट, पारस्परिक युद्ध व आंतरिक संघर्ष। अब पारस्परिक युद्ध और आंतरिक संघर्ष के फलस्वरूप राजा एक दूसरे को हटाकर अपने अधीन बना लेता। अधीनस्थ राजा होता है वो सदैव विद्रोह करने को तत्पर रहता है। जो सबऑर्डिनेट होता है, किसी के अधीन होता है, तो वो चाहता है कि मैं सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करूं, खुद सत्ता पे काबिज हूँ। अतः विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संघर्ष चलता रहता था और सामंतों के आपसी संघर्ष और कुचक्र से भी जो सैनिकों की दुर्बलता थी वो बढ़ती जाती थी। तो इनका पारस्परिक युद्ध और आंतरिक संघर्ष राजपूतों का आपस में अपने सामंतों के साथ चलता रहता था। तो ये भी एक बड़ी कमी थी। नेक्स्ट, सीमांत प्रदेशों की रक्षा की अपेक्षा। अब राजपूत शासकों ने, यद्यपि राजपूतों को यह ज्ञात था कि उत्तर पश्चिम से तुर्कों के आक्रमणों की संभावना थी, किंतु उन्होंने अपने सीमा प्रदेशों की सुरक्षा पर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो आपस में ही संघर्षरत रहे, इस स्तर पर वो प्रयास ही नहीं कर पाए, इस तरफ वो ध्यान ही नहीं दे पाए। नेक्स्ट, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था राजपूतों की। तो उस समय जो समस्त शक्ति राजा के पास होती थी, साधारण जनता में भागीदारी नाम मात्र की रहती थी। राजतंत्र था तो राजा के अकॉर्डिंग बाह्य आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा करना राजा का कर्तव्य था, जनता उसमें भाग नहीं लेती थी। ये दोषपूर्ण जो राजतंत्र का माना जाता है, दोषपूर्ण व्यवस्था, तो उसको भी एक कारण के रूप में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट, विपक्षियों की दुर्बलताओं को जानने की उपेक्षा। अब राजपूतों में, अब मोहम्मद गोरी ने जो त्राइन के युद्ध की, उसमें किस तरह से उसने चाल चली, अपन ने देखा चाल के आधार पर कैसे उसने खुद को पीछे कर लिया और फिर जैसे ही राजपूत सेना आगे बढ़ी तो पीछे से उसने आक्रमण कर दिया। तो मतलब उसकी कमज़ोरी को जानने का उसने ध्यान रखा, तो वो राजपूतों में कमी रही। तो राजपूत अपने विपक्षियों की दुर्बलताओं को जानने की प्रयास नहीं करते थे। तो भारतीय राजाओं ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत गजनवी और गोरी ने अपने गुप्तचर द्वारा शत्रुओं की कमजोरियों का लाभ उठाया और राजा के कुछ विरोधियों को अपनी ओर मिलाने का सफल चेष्टा भी उनके द्वारा की गई थी। तो ये जो प्रमुख राजनीतिक कारण थे तुर्कों की भारत विजय के, तो राजनीतिक कारण, पहला राजनीतिक एकता का अभाव, आपस में जो फूट थी राजपूत शासकों की, राजपूतों की सामंती प्रथा, बिखराव अधिक था, वहीं जो तुर्कों की एकता व्यवस्था थी वो अधिक संगठित थी, पारस्परिक युद्ध और आंतरिक संघर्ष, सीमांत प्रदेशों की रक्षा की उपेक्षा किया जाना, राजपूतों की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, विपक्षियों की दुर्बलताओं को जानने की अपेक्षा। दूसरी तरफ राजपूत सेना थी वो पुरानी पद्धति पे कार्य कर रही थी, अधिक साज सज्जा, अधिक भारीपन, हाथियों का जो सेना में उस समय, वहीं जो तुर्क थे वो घोड़े पर सवार थे। अब हाथी और घोड़े युद्ध पद्धति में अपने आप अंतर आ जाता है ना। तो राजपूत सेना में जो धीमापन था वो भी उसकी हार का कारण बना। वहीं जो तुर्क थे दक्ष घुड़सवार थे, घोड़े पर बैठा जो तुर्क था वो अधिक दक्षता के साथ युद्ध लड़ रहा था। सामरिक जो नीति थी, तुर्क थे वो परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते थे, वहीं राजपूत थे वो संस्कार पद्धति से, युद्ध के नियमों से युद्ध लड़ते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं तुर्कों की सफलता के कारण बने, राजपूतों की हार के कारण बने हिंदुस्तान में। तो राजनीतिक कारण के बाद आते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण, सेना के संबंधित जो कमजोरियां रह गई थी राजपूत सेना में, तो पहला, राजपूतों के पास स्थायी सेना का अभाव था। जैसा कि बताया जा चुका है कि राजपूत राजा अपनी सेना के लिए सामंतों पर निर्भर रहते थे। भिन्न भिन्न सामंतों द्वारा भेजे गए सैनिक दस्ते भी भिन्न होते थे, उनमें एकजुटता का अभाव रहता था। भाई सामंत, अलग अलग सामंतों की सेना होगी तो उसमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इसके विपरीत तुर्कों के पास एक अधिक नियमित सेना होती थी। तो राजपूतों के पास स्थायी सेना का अभाव। नेक्स्ट, तुर्कों का श्रेष्ठ नेतृत्व। महमूद गजनवी, गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक आदि उस कोटि के सेना नायक थे। वे रणकौशल युद्ध में प्रवीण थे, विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध करने का अनुभव उन्हें था। पृथ्वीराज, जयपाल, जयचंद आदि वीर साहसी सेना नायक थे, किंतु तुर्कों की अपेक्षा वे कम अनुभवी व दूरदर्शी थे। तो ये तुर्कों का जो श्रेष्ठ नेतृत्व था वो भी कहीं ना कहीं उनकी सफलता का कारक माना जाता है। क्षत्रियों में रणकौशल का ह्रास होता जा रहा था। उस समय ऐसा ही सिद्धांत था कि एक व्यक्ति कर्म से नहीं बल्कि जन्म से क्षत्रिय बनता था। अब जन्म से अगर क्षत्रिय है, उसमें चाहे योग्यता हो या न हो, फिर भी वो क्षत्रिय बनता। तो अयोग्य व्यक्ति को भी क्षत्रिय बनने के कारण सेना में स्थान मिल जाता था। आक्रमणकारियों की श्रेष्ठ घुड़सवार सेना, जो मध्य एशिया, अफगानिस्तान से आए थे तुर्क,
तो वहाँ की घुड़सवार सेना अपने आप में फेमस थी। तो तुर्क आक्रमणकारियों की जो सैन्य शक्ति का मुख्य आधार था वो घुड़सवार सैनिक थे, जो बड़ी फुर्ती से शत्रु पर दाएं बाएं आगे पीछे से वार कर देते थे और उनका सामना भारतीय पैदल सैनिक करने में असफल रहे। और तुर्कों के घोड़े भी राजपूतों के घोड़ों से बहुत अच्छे होते थे, अच्छे क्वालिटी के घोड़े थे उनके पास। नेक्स्ट, राजपूत सेना का हाथियों पर अधिक निर्भर होना। राजपूत सेना में हाथियों का प्रयोग अधिक होता था और जब घायल होने तो डर के मारे वे बिगड़ जाते थे तो पीछे की ओर भागकर अपनी सेना को रोन डालते थे। इस संदर्भ में ईश्वरी प्रसाद का मानना भी है कि हिंदुओं का जो सैन्य संगठन था वो समय अनुकूल नहीं था और घुड़सवार सेनाओं से युद्ध करने में उनका जो हाथियों पर अत्यधिक आश्रित रहना राजपूतों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। तो ये जो राजपूतों के हाथियों पर निर्भरता थी और तुर्कों की जो श्रेष्ठ घुड़सवार सेना थी, तो ये भी कहीं ना कहीं युद्ध क्षेत्र में डिफरेंस डाल गई। तुर्कों के पास अच्छे हथियारों का होना। राजपूत शासक अपने परंपरागत हथियारों से युद्ध करते थे, जबकि तुर्कों के पास राजपूतों की अपेक्षा उत्तम हथियार थे। उनके पास किलों को तोड़ने वाली मशीनें थी। अब गौरी ने तो भटिंडा के दुर्ग पर सरलता से अधिकार कर लिया था, परंतु पृथ्वीराज चौहान को इसी दुर्ग पर अधिकार करने में 13 महीने लग गए थे। भटिंडा का जो अभियान रहा इनका, तुर्कों का और राजपूतों का, तो कितना डिफरेंस रहा है एक दुर्ग पे ही दो सेनाओं का अलग अलग तरीके से अधिकार करने में। नेक्स्ट, तुर्कों द्वारा आक्रामक युद्ध नीति अपनाना। ये पढ़ा था कि तुर्क आक्रामक युद्ध नीति पर और राजपूत थे वो आदर्श के सिद्धांत पर चल रहे थे। तो भारतीय राजपूत शासकों ने सदैव आत्मरक्षात्मक युद्ध लड़े, जबकि तुर्क आक्रमणकारियों ने सदैव आक्रामक युद्ध लड़े। इससे तुर्कों को अधिक लाभ होता था। आक्रमणकारियों की आक्रामक नीति के कारण सभी युद्ध भारतीय भूमि पर ही हुए थे। ये सोचने का विषय है कि युद्ध भारतीय भूमि पर ही क्यों हुए। भाई, तुर्कों और राजपूतों के बीच जो युद्ध हुए तो हो सकता है कि अफगान भूमि पर ही हुए हों। क्यों? क्योंकि राजपूतों में वो आक्रामकता नहीं थी, वो आपस में संघर्षशील थे, और तुर्क आक्रामक थे, वो आगे बढ़ाए थे। इससे प्राची के साथ साथ जन धन की भी बहुत सारी हानि उठानी पड़ी। वहीं राजपूतों के उच्च आदर्श ये भी अपन ने देखा कि राजपूत राजा प्राचीन युद्ध पद्धति के नियमों को अपनाकर आदर्श मानते थे। रात्रि में युद्ध करना वर्जित समझते थे और शत्रु पर धोखे से वार करके विजय प्राप्त करना उनके लिए पाप था। इसके विपरीत जो तुर्क आक्रमणकारी युद्ध में विजय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित सभी प्रकार के तरीके अपनाने में विश्वास रखते थे। अब जैसे मोहम्मद गौरी ने प्रातःकालीन पृथ्वीराज की सेना पर वार करके विजय प्राप्त की थी। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव मानते हैं कि तुर्क लोग विजय के उद्देश्य से लड़ते थे, वे युद्ध में सब कुछ उचित है वाले सिद्धांत का अनुसरण करते थे। तो ये तुर्कों की विजय के सैनिक कारण। राजनीतिक कारण पढ़े अपन ने, सैनिक कारण। नेक्स्ट है धार्मिक और सामाजिक कारण, उनका अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।